सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 8 यानी कि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। डेवलपिंग यूज केसेस। अब यूज केस कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, इसको हम आज देखेंगे। पहली चीज ये है कि यूज केस में हम UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये एक डिफैक्टो स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का, कंप्यूटर इंडस्ट्री का। तो यहां पर देखेंगे कि जब हम एक यूज केस बनाते हैं तो एक्टर और एंड यूजर हम देखते हैं कौन कौन है। ध्यान रखिएगा कि मैं एक्टर की जो बात कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि वो ही एंड यूजर हो। एक्टर हम समझाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि एक यूजर जो होता है, जो इसको फाइनली यूज करेगा, वो एक ही आदमी है, 4 काम कर सकता है ना। लेकिन एक्टर जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल होगा, यानी कि अगर मैं ये पूरा सिस्टम बना दूं तो जो आपका एक्टर होगा वो हमेशा 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो एक्सटर्नल होगा, मतलब सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होगा, और ये एक ही रोल अदा करेगा, इससे ज्यादा रोल अदा नहीं कर सकता वो। जैसे एक मशीन ऑपरेटर का एग्जांपल लेते हैं। अब इनके पास एक कंप्यूटर है और जिसमें सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर बनाना है जो बहुत सारे रोबोट्स को और बहुत सारी चीजों को, मशीन्स को वो कंट्रोल करे। अब वो जो सॉफ्टवेयर है एक मशीन ऑपरेटर के लिए जो बनाना है, जो कंप्यूटर में डालना है, उसकी रिक्वायरमेंट जानी गई। जब रिक्वायरमेंट देखी गई तो ये जाना गया कि भाई ये जो कंट्रोल कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डलने वाला है वो तो 4 अलग अलग रोल्स होने चाहिए इसके। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अलग अलग रोल्स मतलब अलग अलग एक्टर्स। कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं अलग अलग मोड्स में जो ये काम करेगा? कि एक तो प्रोग्रामिंग मोड हो सकता है, आप प्रोग्रामिंग के लिए मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दें जिसमें एक पार्ट प्रोग्रामर एंटर कर सके, एक लॉगिन यूजर दे दीजिए टेस्ट वाले के लिए, मॉनिटरिंग मोड के लिए, या फिर कुछ स्विचिंग दे दीजिए, और ट्रबल शूटिंग मोड के लिए। तो ये हमने 4 डिसाइड कर लिए। अब होगा क्या कि ये जो 4 एक्टर्स हैं इनको हम 4 एक्टर बनाएंगे। कौन कौन से एक्टर हो गए? एक्टर नंबर 1 हो गया आपके प्रोग्रामर, एक्टर 2 हो गया टेस्टर, एक्टर हो गया मॉनिटर, एक्टर हो गया ट्रबल शूटर। यानी कि जब आप यूज केस बनाएंगे तो इन चारों एक्टरों को आप उसमें डालेंगे। जैसे मैंने कहा, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही आदमी हो ये जो चारों काम करे, ये भी तो हो सकता है। जब हम रिक्वायरमेंट को बढ़ाते हैं, एलिसिटेशन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये एवोल्यूशनरी एक्टिविटी है। इसका मतलब पहला जब इटरेशन होगा तब आप पहले नजरिए में जो देखेंगे वही चीज निकल के आएगी। तो यहां पर आपको प्राइमरी एक्टर आप निकाल पाएंगे और कुछ सेकेंडरी एक्टर। लेकिन उसके बाद जब ये दूसरा इटरेशन होगा तो मतलब बार बार जब हम रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, यूजर के साथ बैठेंगे, तब हम देखेंगे कि इसमें हम जो सेकेंडरी एक्टर है वो भी निकाल के लाएंगे। तो पहले मैं बता दूं आपको कि प्राइमरी एक्टर और सेकेंडरी एक्टर में अंतर क्या होता है। इस चित्र को देखें आप। प्राइमरी एक्टर का मतलब ये होता है कि जो करेगा काम, इंटरैक्ट करेगा सिस्टम के साथ डायरेक्टली, ये प्राइमरी एक्टर हो गया। सेकेंडरी एक्टर ऐसा होता है जो इनकी इस काम के लिए मदद करेगा। अब देखिए प्राइमरी एक्टर है, मान लीजिए ये एक पेट शॉप सिस्टम है, यहां पर ये जानवर को पसंद करना चाहते हैं, लेकिन जब ये पेमेंट करने आएंगे तो क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो सेकेंडरी एक्टर का काम करेगा। दोनों ही एक रोल अदा कर रहे हैं और दोनों ही एक्सटर्नल है सिस्टम के, मतलब सॉफ्टवेयर के तो अब बाहर है। तो इसीलिए यहां पर प्राइमरी एक्टर का मतलब ये होता है कि वो सिस्टम से कोई काम ले रहा है, कोई ना कोई फंक्शन करवाएगा, कोई ना कोई कार्य करवाएगा, और ये डायरेक्टली काम करेगा, बार बार काम करेगा सॉफ्टवेयर के साथ। ये प्राइमरी एक्टर हो गया। सेकेंडरी एक्टर कौन होगा इसमें? सेकेंडरी एक्टर का मतलब ये है कि जो प्राइमरी एक्टर को मदद करेगा। एक बार एक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसके बाद आप यूज केसेस बना सकते हैं। जैकबसन साहब हैं, उन्होंने कहा कि यूज केस जब आप बनाएं तो खुद से कुछ सवाल पूछें और उन सवालों का जवाब आप दें, तभी आपका बढ़िया यूज केस बन पाएगा। जिसमें हम पहला सवाल लेंगे कि प्राइमरी एक्टर कौन से हैं, सेकेंडरी एक्टर कौन से हैं, कौन सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करने वाला है, कौन उसको सपोर्ट करेगा, एक्टर के गोल क्या है, एक्टर का काम क्या है, वो कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से फीचर, कौन कौन से फंक्शनैलिटी पे काम करने वाला है, कौन सी जो स्टोरी, मतलब हर एक यूज केस तो एक स्टोरी है ना, कौन कौन सी प्री कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हो ताकि फिर अगली चीज हो, कौन कौन से काम एक्टर करेगा जो कि हमने यहां भी डिस्कस कर लिया, कौन कौन से एक्सेप्शन है जो स्टोरी में आपको रखने हैं कि भाई ये काम वो नहीं करेगा या ये काम पॉसिबल नहीं है उसके द्वारा,
कौन कौन से इंटरेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि एक्टर एक रोल अदा करे, दूसरा रोल अदा भी कर सकता है। जैसे मैंने कहा एक्टर केवल एक ही रोल अदा करता है, लेकिन एक रोल अदा करने के बाद हो सकता है कि कंटिन्यूएशन में वो दूसरा रोल अदा करे, ये भी तो हो सकता है। एक्टर के इंटरेक्शन क्या क्या पॉसिबल है। और इसके अलावा एक्टर जो भी आप बनाएंगे वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है, लेने वाला है, परिवर्तन करने वाला है। इसके अलावा अगर बाहर के किसी एनवायरनमेंट में, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट है, ये बाहर के एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन होता है तो एक्टर को कैसे बताया जाएगा, एक्टर को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, और एक्टर को क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है इस सॉफ्टवेयर से। और इसके अलावा क्या एक्टर कोई भी ऐसा चेंज होता है जो उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है। ये सारी जैकबसन साहब ने कहा कि यूज केस बनाने से पहले जरा इनका जवाब दे दीजिए। अब यहां पर हम जो यूज केस डेवलप कर रहे हैं, या यूज केस जिसके लिए डेवलप करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, सेफ होम रिक्वायरमेंट। सेफ होम मतलब आपके घर को सुरक्षित रखना। बहुत सारी चीज इसमें आएंगी जिससे हम सुरक्षित रखेंगे, चाहे वो बर्गलरी हो, कोई आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, या पानी बढ़ रहा हो आपके घर में, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो, या तमाम चीजें ये बताएगा। तो 4 एक्टर हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। एक होम ओनर होगा जो घर का यूजर होगा। इसके अलावा एक जो सेटअप करेगा, हो सकता है पहली बार जो सेटअप करने आए उसको आप कह सकते हैं, या फिर जो बैकग्राउंड में है जो आपको मदद करेगा। तो एक ही आदमी होम ओनर भी ये काम कर सकता है अपना, एक उसको अगर कोई कागज दिया है आपने, कोई मैनुअल दिया है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे सेंसर्स अटैच होंगे। मान लीजिए सेंसर 1 जो है ये इलीगल एंट्री का है, मोशन सेंसर है। दूसरा जो है वो फ्लड का है, पानी ज्यादा बढ़ गया कहीं तो ये आपका फायर वाला सेंसर है, S3 कर दीजिए इसको। तो ये सेंसर्स हो गए। इसके अलावा एक बैकग्राउंड में कोई ना कोई एक सिक्योरिटी फंक्शन को क्या लिए सेंट्रल स्टेशन होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो है आप कर रहे हैं, अगर कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो आप किससे बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये सबके लिए आपको करना है, लेकिन मैं जो डेवलप करना सिखा रहा हूं उसमें एक एक लेके चलते हैं। तो हम एक को ले रहे हैं, होम ओनर। तो यहां पर होम ओनर या घर का जो मालिक है, गृह स्वामी है, वो किस तरीके से एज ए एक्टर काम करेगा इस सिस्टम के साथ, उसकी रिक्वायरमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, उसको यूज केस में कैसे तब्दील करेंगे, वो हम देख रहे हैं। तो होम एक्टर क्या करेगा, इस कंट्रोल पैनल के साथ वो इंटरैक्ट करेगा। जो कंट्रोल पैनल दिख रहा है बेसिकली ये है कंट्रोल पैनल, ये तो मात्र चित्र है। अब वो क्या करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल के वो इसके अंदर जाएंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि स्टेटस क्या है सिक्योरिटी, क्या ये आर्म्ड है, क्या डिसआर्म्ड है, क्या ये अभी आप किसी ने आर्म कर रखा है या डिसआर्म कर रखा है। उसके बाद ये देखेंगे स्टेटस क्या है सेंसर का, सेंसर सारे ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए कोई पैनिक बटन दबा सकते हैं। ये सिस्टम को आर्म कर सकते हैं, डिसआर्म कर सकते हैं, यानी कि चला सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो बेसिक यूज केस है एक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, वो हम क्या लिखेंगे। एक सिस्टम यानी कि ये जो सेफ होम का सिस्टम है, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या हमको बेसिक यूज केस में चाहिए। पहले चीज ये है कि होम ओनर आएंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखेंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा किस स्टेट में है। अगर सिस्टम रेडी ही नहीं है तो यहां पर नॉट रेडी वाला एक ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं, या कहें कि ये जो मैसेज है, ये डिस्प्ले होना चाहिए इस डिस्प्ले में। अब जैसे ये दिखेगा, इसका मतलब ये होम ओनर को पता चल जाएगा कि मुझे जाके सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने हैं, ये खुला रह गया है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। होम ओनर इसमें कीवर्ड डालेगा, पासवर्ड डालेगा, वो 4 डिजिट का मान लीजिए। तो वो कीवर्ड डालने के लिए जैसे वो डालेगा, तो अगर वो सही डालता है तो जो सिस्टम है चेक करेगा, हाँ भाई सही पासवर्ड है। अगर गलत है तो वो बोलेगा, वो रुक जाएगा, बोलेगा कि भाई आप दोबारा करिए, एक बीप भी दे देगा। इसके बाद यदि वो करेक्ट है तो वो वेट करेगा कि भाई आप जरा आगे बढ़िए, दूसरा काम करिए। अब होम ओनर ये बताएगा कि मैं घर में हूं या बाहर हूं, क्योंकि जो सिक्योरिटी सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट तब है जब आप घर के बाहर है। घर के अंदर में मोशन सेंसर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप घर के अंदर है, स्टे लिखा है या स्टे आप चूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप प्राइमरी सेंसर, यानी कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का सेंसर है या फिर आप कहिए कि फायर का सेंसर है, ये ऑन हो जाएगा। लेकिन जो मोशन सेंसर है, क्योंकि आप मोशन सेंसर में घर में घूमेंगे, बच्चे घूमेंगे, तो ये तो इसका फायदा नहीं है फिर कोई। अगर आप बाहर हैं तो आप सारे के सारे सेंसर चला देंगे। तो एक बेसिक यूज केस सिस्टम एक्टिवेशन के लिए क्या क्या बने आपने देखा, ये सारे बनेंगे।
और अगर एक्टिवेशन आपने कर दिया तो यहां पर एक रेड अलार्म, मतलब ये जो आर्म्ड है, डिसआर्म्ड है, ये चल जाना चाहिए, या इनमें से कोई, जैसे आपने अवे कर दिया तो कोई ना कोई लाइट जल जानी चाहिए इसमें। तो ये आपके बेसिक यूज केस है एक सिस्टम जब एक्टिवेट करने जा रहा है एक होम ओनर। तो क्योंकि यहां पर हम थोड़ा और इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे कि डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर हमको एक यूज केस का और बनाना है तो कॉकबर्न कहते हैं कि देखिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन क्यों ना आपके पास एक टेम्पलेट हो कि पूरे विश्व में जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, पूरे विश्व में जो भी यूज केस बनाएंगे वो इस टेम्पलेट को फॉलो कर ले। तो उन्होंने एक टेम्पलेट दिया, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यूज केस का नाम, जैसे मान लीजिए आप इनिशिएट मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप अब आर्म करना चाहते हैं, डिसआर्म करना चाहते हैं, यूजर जो है यानी कि होम ओनर यहां पर आ गया है। प्राइमरी एक्टर यहां पर मैंने बताया ये होम ओनर हो गए जो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसमें गोल क्या है? गोल ये है कि अगर मैं घर के बाहर जाऊं और घर के अंदर रहूं तब क्या होना चाहिए, सिस्टम को उस हिसाब से हम करना चाहेंगे एक्टिवेट डीएक्टिवेट। प्री कंडीशन क्या है कि जो पासवर्ड आप डालने वाले हैं और जो सेंसर्स हैं वो सारे इसके साथ कनेक्टेड हो और ये उसे जान रहा हो, S1 S2 S3। ये भी तो हो सकता है ये सेंसर खराब हो, ये भी तो हो सकता है, या पासवर्ड इसकी प्री प्रोग्रामिंग ना की गई हो। ट्रिगर ये हो सकता है कि अगर होम ओनर ये कहता है कि मैं सिस्टम को सेट कर रहा हूं तो ये अलार्म के फंक्शन को चला देगा। एक सिनेरियो समझ लीजिए आप, सिनेरियो ये बेसिकली यूज के सिनेरियो यही है। होम ओनर आएगा, पहले कंट्रोल पैनल को देखेगा, आगे वो आके देखेगा, वो अपना पासवर्ड डालेगा। पासवर्ड डालने के बाद वो ये बताएगा कि मैं घर के अंदर हूं या बाहर जा रहा हूं, स्टे और अवे। जैसी वो बताएगा उसको देखेगा कि भाई इसमें लाइट उस हिसाब से आर्मिंग या डिसआर्मिंग की लिट हो गई है, जल गई है। तो एक्सेप्शंस क्या होंगे इसमें? ये सारा टेम्पलेट चल रहा है अभी। कंट्रोल पैनल रेडी ही ना हो, ये भी तो एक्सेप्शन हो सकते हैं कि भाई जब सेंसर ही काम नहीं कर रहा है तो आप जाएंगे उनको क्लोज करेंगे खुद ही। पासवर्ड आप गलत डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपको दोबारा डालना पड़ेगा, तो एक बीप आनी चाहिए। पासवर्ड अब जो आप डाल रहे हैं वो गलत डाल रहा है जबकि आप मानते हैं कि आप सही डाल रहे हैं, तो आपको बैकग्राउंड का जो भी इस सिस्टम के ओनर हैं, जो भी आपका सर्विस सेंटर है, वहां आप कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद स्टे अगर आपने सिलेक्ट किया तो कंट्रोल पैनल 2 बार बीप करेगा और स्टे वाली लाइट जल जाएगी, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। केवल आप पेरीमीटर मतलब बाहर के हो जाएंगे, मोशन सेंसर एक्टिवेट नहीं होगा। अवे सिलेक्ट करेंगे तो 3 टाइम बीप करेगा, आप बाहर चले गए, सारे के सारे सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे। प्रायोरिटी क्या है इस सॉफ्टवेयर जो इसके लिए बनाना है, वो ये जो हमारा यूज केस है वो बहुत एसेंशियल है, इसको करना ही पड़ेगा और पहली इंक्रीमेंट में आपको करके यूजर को देना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? यूजर तो हर बार इसे यूज करेगा जब भी घर से बाहर जाएगा, घर के अंदर आएगा। तो चैनल टू एक्टर क्या है? ये कंट्रोल पैनल, ये जो है ना, इसको MMI कह सकते हैं आप, HMI कह सकते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये हो जाएगा इनका। इसके अलावा और जो कॉकबर्न साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि सेकेंडरी एक्टर बताइए, तो कोई सपोर्ट टेक्नीशियन हो सकता है, जो सेंसर इसके साथ लगे वो हो सकते हैं सेकेंडरी एक्टर। इसके अलावा चैनल्स टू सेकेंडरी एक्टर, ये अगर आपको नहीं पता तो छोड़ भी सकते हैं। सपोर्ट टेक्नीशियन कौन हो सकता है? आप फोन से कॉल करेंगे या आजकल व्हाट्सएप वगैरह की सुविधा आ गई है। सेंसर्स क्या होंगे इसके साथ? हार्डवायर्ड होंगे या वायरलेसली होंगे, ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर हार्डवायर्ड है और साथ में RF यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेसेस है। कई सारे इश्यूज हैं जो नोन है, वो अगर आप यहाँ डाल सकें, जिसपे अभी चर्चा होना बाकी है कि अगर पासवर्ड डालना चाहे कोई तो क्या छोटा पासवर्ड डाल सकता है? क्या कंट्रोल पैनल के डिस्प्ले जो मैसेज है इसके अलावा भी और मैसेजेस हो सकते हैं? इसके अलावा अगर होम ओनर जैसे मान लीजिए पासवर्ड डालना चाहता है 5439, तो 5 तो उसने डाल दिया, 9 तक पहुंचने के लिए कितना समय दे रहे हैं आप उनको? क्या ऐसा सिस्टम है जिसमें वो डीएक्टिवेट हो जाए एक्टिवेट होने से पहले? यानी कि इज देयर अ वे टू डीएक्टिवेट द सिस्टम बिफोर इट एक्चुअली एक्टिवेट्स? एक्टिवेट होने से पहले क्या आपके पास 1 मिनट का 30 सेकंड का समय होगा? अब हम इसका एनालिसिस मॉडल बनाएंगे। जब एनालिसिस मॉडल बनाने की शुरुआत करते हैं तो एनालिसिस मॉडल का मतलब यह है कि आपकी रिक्वायरमेंट अभी क्लियरेंस हो रही है, आपको एलिसिटेशन हो चुका है, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब यह है कि विश्लेषण करना है, इस पे सोच विचार करना है। और जब हम इसका मॉडल बना देंगे तो कहने का मतलब यह है कि हम आप एक तो बता रहे हैं कि इसमें डेटा कौन कौन सा यूज होगा, किस तरीके से होगा, इन्फॉर्मेशनल डेटा दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल हो गया, ये फंक्शनल क्या क्या काम करने वाला है, और बिहेवियरल डोमेन सॉफ्टवेयर कब किस तरीके से एक्टिविटी करने वाला है। तो एनालिसिस मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि आप सॉफ्टवेयर के हर तरीके के आयामों को, हर तरीके के क्षेत्र और फील्ड को केटर कर सकें, संभाल सकें। तो मॉडल क्योंकि चेंज होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप बना के देंगे चीजें चेंज होंगी, तो एनालिसिस मॉडल भी चेंज होगा समय के साथ।
तो एनालिसिस मॉडल है क्या? एनालिसिस मॉडल की डेफिनेशन तो मैं नहीं पता ना, मैंने तो आपको ये बताया। तो एनालिसिस मॉडल की डेफिनेशन ये हो गई कि अब ये आपके रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 1 से 50, तो अभी आपका स्नैपशॉट अगर इसकी पिक्चर खींचे तो उसे हम एनालिसिस मॉडल कहेंगे। मान लीजिए कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये 1 से 50 से 1 से 55 हो गई रिक्वायरमेंट, या 1 से मान लीजिए ये 40 हो गई। तो अब जो स्नैपशॉट होगा ना रिक्वायरमेंट का, जो फाइनलाइज हुआ है, उसे हम कहेंगे एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल कहेंगे आपकी एक स्नैपशॉट, एक फोटो क्लिक उस समय के रिक्वायरमेंट की। तो जैसे एनालिसिस मॉडल बढ़ेगा, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अब हमारे डिजाइनिंग का काम बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट फ्रीज हो चुके हैं और उसका हमने एनालिसिस कर चुके हैं। अब यहां पे कई सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसा है, यूज केस काफी है यार, इसी को बना लीजिए और इसी से रिक्वायरमेंट तय हो जाएगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब एनालिसिस मॉडल आप कह रहे हैं तो यूज केस से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग मोड भी आपको दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि जब बड़ा सॉफ्टवेयर होता है और काफी लोग काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें दारोमदार है, तो आपको बड़ा व्यू लिखना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग व्यू पॉइंट लेने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा व्यू पॉइंट लेंगे उतनी ज्यादा इसमें जो भी आपने छोड़ दिया है, ओमिशंस हो गए या कुछ इनकंसिस्टेंसी है, मतलब ये स्पष्ट नहीं है, सटीकता नहीं है, और ये कह सकते हैं आपकी एम्बिग्विटी है, कहीं जो एक बात कही जा रही है उसके तमाम मतलब निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए एनालिसिस मॉडल को केवल आप यहां तक महदूद ना रखें, यहीं तक ना रखें, इसके अलावा भी चीजें, कई लोग कहते हैं कि भाई इसके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होने चाहिए। तो यहां पर आप देखिएगा कि मैं इसको पूरा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहां पर जो हम कंक्लूड करेंगे वो सिनेरियो बेस्ड रिप्रेजेंटेशन पे करेंगे। ये है सिनेरियो बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो हर एक सीन में, हर एक सिनेरियो में क्या क्या होने वाला है, तो यहां पर हम कर रहे हैं इलैबोरेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यूजर के अलग अलग व्यूज को देखिए। अगर आपने यूज केस बना दिया, एक पर्सपेक्टिव बना दिया, तो काम नहीं चलेगा। जैसे बेसिक यूज केस है, और उसके अलावा जब हम यूज केस डायग्राम बनाने लगेंगे तो हम इसको थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं, है ना, टेम्पलेट बेस्ड इलैबोरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम दिखा रहा हूं। ये एक्टिविटी डायग्राम है, किस तरीके से हम रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहे हैं, रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये जानकारियों को एक तो पता करना और उसको समझना। जैसे अगर आप बेसिक इसका यूज केस देखें तो ये क्या हो रहा है, जिसको हम सिंपली कहें कि भाई होम ओनर इन सब से इंटरेक्ट कर रहा है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, और यहाँ सेंसर हो रहे हैं, सेंसर के साथ ये काम कर रहा है, तो आपके पास समझ में आ गया एक्टर क्या है और मेन इवेंट क्या होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम इसी को रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेट करेंगे तो मीटिंग करनी होगी, फंक्शन क्लास डिसाइड होने होंगे, कंस्ट्रेंट पता करने होंगे। आप क्यूएफडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मल नहीं करना चाहते तो आप इनफॉर्मली प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि मेरी रिक्वायरमेंट ये पहले ज्यादा है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। उसके बाद आप यूज केसेस क्रिएट करिए, और जब यूज केस क्रिएट करने जाएंगे तो यूज केस डायग्राम बनाएंगे आप। मैंने जब बताया आपको यूएमएल में हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं, वहां आपको एक्टर बताने पड़ेंगे, सिनेरियो बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कंप्लीट टेम्पलेट जो याकूबसन साहब ने, कॉकबर्न साहब, कई लोगों ने इसको बताया, वो आप बना सकते हैं। क्लास बेस्ड एलिमेंट की जहां बात होती है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जब यूज केस बनाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक्टर किस किस तरीके से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हर एक जो यूज केस बन रहा है, हर एक यूसेज सिनेरियो जो आप बना रहे हैं, यूज केस से ही यूसेज सिनेरियो बन रहा है आपका। यहां पर आप बताएंगे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जब एक्टर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, जब एक्टर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो चेंज होंगे या जो इसके काम को करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है कि ये ऑब्जेक्ट कहां से आते हैं, क्लासेस से आते हैं। और क्लासेस का मतलब क्या होता है, क्लासेस का मतलब ये होता है कि वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स या कलेक्शन जिसके अंदर कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट हो और सिमिलर बिहेवियर हो। क्लासेस जैसे आपके कॉलेज का अगर बनाने हम चले तो क्लासेस क्या हो सकते हैं, क्लासेस फॉर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ऐसे करके हम एक क्लास बनाएंगे। बेसिकली क्लास का ही जो इंस्टेंशिएशन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि क्लास का एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं आप, और इस ऑब्जेक्ट में इसके अंदर के सारे एट्रीब्यूट और बिहेवियर यानी कि वेरिएबल और फंक्शन आ जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर एक यूएमएल डायग्राम, क्लास डायग्राम आपको बनाना है, या फिर इसको हम सेंसर क्लास के लिए डिजाइन करेंगे, यूएमएल क्लास डायग्राम आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा। वो हम सेफ होम सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो अगर ये आप सेंसर लेते हैं, ये हमारी क्लास है,
तो इसके डायग्राम लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सेंसर, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि यही डायग्राम में आपको क्या क्या चीज देनी है। एट्रीब्यूट क्या होंगे? एट्रीब्यूट मतलब जो वेरिएबल लिखेंगे उस क्लास में आप, हो सकता नाम, टाइप, लोकेशन, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक, ये इसके वेरिएबल मान लीजिए। एक तरीके से हम इसको एट्रीब्यूट्स भी कह रहे हैं। एक्चुअली जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसको वेरिएबल ही कहा जाएगा। और ऑपरेशंस क्या होंगे? हम इसको अभी तो ऑपरेशंस कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होंगे? इसको प्रोग्राम में आप फंक्शंस कहेंगे। तो ये आपके ऑपरेशन हो गए, जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, इनेबलिंग, डिसेबलिंग, रिकॉन्फिगरिंग। तो कहां से हमने होम ओनर से शुरुआत की थी और कहां हम क्लास डायग्राम पे भी पहुंच गए, क्लास बेस एलिमेंट पे पहुंच गए। इसके बाद जब एनालिसिस मॉडल हम जब बना रहे हैं तभी हम उस वहीं पे बताएंगे कि इन क्लासेस, जैसे क्लास 1 बनाई आपने, क्लास 2 बनाई, इनके बीच में कोलैबोरेशन क्या है, इसके बीच में समन्वय क्या है, इनकी रिलेशनशिप क्या है, ये आपस में किस तरीके से रिलेट करेंगे, क्या हायरार्की होगी, क्या कोई किसी क्लास को आप इनहेरिट भी करेंगे, नहीं करेंगे, इंटरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें तय होगी। इसके अलावा आता है बिहेवियरल एलिमेंट्स। अब बिहेवियरल एलिमेंट्स में ये होता है कि बिहेवियर कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको स्टेट डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने आपको कहां से शुरुआत की? यूज केस डायग्राम। यूज केस के बाद हम किस डायग्राम पे आए? मैंने आपको एक्टिविटी डायग्राम भी बताया। उसके बाद स्टेट डायग्राम हो गया। तो स्टेट डायग्राम में हम बिहेवियर बताते हैं, अलग अलग स्टेट बताते हैं कि भाई कोई चीज होगी तो सिस्टम किस स्टेट पे जाएगा। मान लीजिए अभी आप खड़े हैं और खड़े होने के बाद आप भागने लगे, फिर आप रुक गए, फिर आप चल दिए, तो ये आपका स्टेट हुआ ना। इसी स्टेट की मैं बारे में बात कर रहा हूं। तो स्टेट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम का बिहेवियर वो कैसा रिएक्ट करने वाला है, किस फेज में आने वाला है, क्या करने पर, उसी को हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट डायग्राम आपको बताता है कि कौन सा एक्शन, कौन सा आपका काम कौन से रिजल्ट को लाने वाला है। अब एक एग्जांपल लीजिए कि आपका जो कंट्रोल पैनल है सेफ होम का, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो यूजर का इनपुट लेता है, तो क्या क्या स्टेट चेंज होंगे। तो इसका ये डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखें, ये स्टेट का नाम है, एक स्नैपशॉट है रीडिंग कमांड्स। तो स्टेट के वेरिएबल क्या हो सकते हैं? सिस्टम स्टेटस रेडी है, ये क्या हो सकता है? रेडी के अलावा भी तो आप जानते हैं डिस्प्ले मैसेज क्या आ रहा है और क्या आपको एंटर करना है और क्या एंटर किया और डिस्प्ले स्टेटस क्या है। इसके अलावा ये स्टेट की एक्टिविटीज है, ये सिस्टम किस किस इस पे आएगा, अब क्या होना है, क्या ये इंटरप्रेट करेगा और किस स्टेट पे जाएगा, ये आपको इस स्टेट डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं बिहेवियरल एलिमेंट्स। एनालिसिस पैटर्न्स, अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।